A very warm and cheerful good morning to you all. As you all know, I am Prince Kumar and here I am going to teach you all chemistry. And my today's first topic is going to be mole concept. So, mole concept. A mole is the amount of a substance that contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ द कार्बन C12 आइसोटॉप्स। मतलब कि वो मोल जो है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम लोग अगर बाज़ार में जाते हैं या फिर कहीं और कुछ ख़रीदने के लिए या फिर बनाना ख़रीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 1 डज़न बनाना चाहिए। उस 1 डज़न बनाना में आपको 12 बनानाज मिलते हैं। तो आप सपोज़ करो कि वो 1 डज़न बनाना मोल है और उस मोल के अंदर जो अमाउंट आता है वो 12 पीस होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो एक मोल है, मतलब कि वो एक मोल जो है एक पूरा डजन ऑफ बनाना है जिसमें 12 बनाना है। वो 12 बनाना क्या है? एलिमेंट्री एंटिटीज़। एलिमेंट्री एंटिटीज़ मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स। मतलब उस मोल में इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उस मोल में। मोल जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स के सम को, उस अमाउंट को हम लोग मोल बोलेंगे। इन तीनों को ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल और अदर पार्टिकल्स को मिलाकर जो अमाउंट बनता है उसको हम लोग मोल बोलते हैं। और इसमें दिया हुआ है एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन C12 आइसोटॉप्स। मतलब कार्बन C12 आइसोटॉप्स में उसके 12 ग्राम में जितना एटम होता है उतना ही मोल के अंदर एटम पाया जाता है। मतलब कि C12 आइसोटोप्स क्या है? C12 मतलब कि एक कार्बन का C12 मतलब कार्बन का एक फॉर्म है। C12 मान लो कि 12वां नंबर कार्बन, या फिर कार्बन का 12 नंबर 12th फॉर्म। मतलब कार्बन वही है लेकिन उसका कोई दूसरा फॉर्म है कार्बन का। उसका 12 ग्राम अगर हम लेते हैं उस कार्बन को, उसमें जितना एटम्स पाया जाएगा उतना ही उस मोल के अंदर में एटम्स होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स आर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि आइसोटोप्स क्या है कि वैसा सेम एलिमेंट है लेकिन उसके पास डिफरेंट मास नंबर होते हैं। मतलब कि कार्बन के C12 भी होता है, फिर C14 भी होता है। ये सभी कार्बन ही है, सेम एलिमेंट ही है, लेकिन सबका मास नंबर अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल आइसोटोप्स फॉर्म्स आर सेम। मतलब कि कार्बन C12 मतलब C12 हो, C14 हो और भी जो कार्बन का आइसोटोप्स हो, उन सबका जो है एटॉमिक नंबर जो होगा सबका ही सेम होगा। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में ही सेम रहेगा। दे हैव सेम केमिकल एलिमेंट बट देयर फॉर्म्स आर डिफरेंट। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एलिमेंट तो सेम ही है, सब कार्बन ही है। C12 भी कार्बन है, C14 भी कार्बन है, लेकिन सबका फॉर्म जो है अलग अलग सा है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि C12 आइसोटॉप्स क्या है। C12 आइसोटॉप एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। अब सपोज करते हैं इसका काम कहाँ पे आया था, कब से हम लोग C12 को इतना हम लोग पॉपुलर बनाए। सपोज करते कि हम लोग गए कहीं मार्केट में और एक तराजू है, हम लोग को वाटर मेलन लेना था। ठीक है, वाटर मेलन लेना था तो वो क्या किया, वो शॉपकीपर वो तराजू पे एक साइड वाटर मेलन डाल दिया। वाटर मेलन मतलब तरबूज, एक साइड तरबूज डाल दिया और एक साइड 1 kg का वो आता है ना गोल कलर का, 1 kg या फिर हाफ kg, तो 1 kg डाल दिया। तो वो जो 1 kg डाला था वो क्यों डाला था? वो 1 kg डाला था कि उस जितना हमने तरबूज डाला है उसका वेट को पाने के लिए, वेट को देखने के लिए कितना वेट है, वो 1 kg या फिर आधा kg डाला। अगर वो दोनों इक्वल था, दोनों सेम था, मतलब कि वो तरबूज कितना था? 1 kg था। उसी प्रकार से हम लोग C12 कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, मतलब कि अगर एटम का मास को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो हम लोग तो ये नहीं करेंगे कि तराजू पे फिर डालेंगे कार्बन, एक एटम को मान लेते कार्बन है तो उसको डालेंगे एटम को और उसको फिर 1 kg डालेंगे, 2 kg डालेंगे, उसको वैसे तो मास निकलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, C12 आइसोटोप पीस। मतलब कि C12 जो है वो कार्बन वाला जो आइसोटॉप है उसके अगर एक साइड एटम डालते हैं और एक साइड उसके हर एक पीस को, हर एक पार्ट को डालते गए। जैसे कि मान लो कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, तो वो क्या किया होगा, जो हर एक एटॉमिक मास मतलब कि एक साइड कार्बन डाला होगा और वो 12 पीस या 12 AMU डाला होगा, तो पता चला होगा कि हाँ भाई इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU, ठीक है, या फिर 12 U बोलते हैं हम लोग। 12 AMU बोलो एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U बोलो, वो भी एटॉमिक मास ही बताता है, दोनों ही बराबर है। मतलब वो एक साइड कार्बन डाला होगा और एक साइड जो है C12 आइसोटॉप्स का लोग 12 पार्ट डाला होगा, या 12 पीस समझ लो, समझने के लिए उतना डाला होगा तब। तो इसको और फर्दर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मतलब C12 मतलब क्या कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 जो हम कार्बन आइसोटॉप्स लिए उसके एक एटम का जो है एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 12 AMU। हम लोग ऑलरेडी आप पढ़े होंगे या फिर बुक में दिया हुआ कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 AMU। तो अगर सपोज करते हैं कि इधर का 12 AMU और 12 को सेट करेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा, मतलब कि 1 AMU क्या हो गया, 1/12 द मास ऑफ C12। ऐसे एक और चीज़ पता चला कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं 1/12 द मास ऑफ C12, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं ये जो है पूरा 12 AMU है, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग काटते हैं इसको, 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU, ये टोटल हो गया मेरा 12 AMU हो गया, ठीक है। अब 12 AMU हुआ, टोटल 12 AMU मतलब वन पार्ट का वैल्यू क्या है, 1 AMU। C12 एटम में टोटल कितने, उसका कितना एटॉमिक मास हुआ, 12 AMU। अगर इसको 12 को इधर डाला जाए मतलब कि 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल्स टू 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स। मतलब यहाँ का समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर C12 आइसोटॉप्स का एक पीस निकाला जाए तो वो एक पीस जो होगा 1 एटॉमिक मास के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में तराजू पर इस साइड कार्बन डाले थे और इस साइड C12 आइसोटॉप्स के कुछ पीस डाले, जितना पीस डाले उससे हमको उस एटम का मास पता चलते गया, ठीक है। मतलब 1 पार्ट ऑफ या बोल सकते 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास। और अगर कोई और प्रकार से समझना है तो ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, ये अगर पूरा कार्बन का ये सेल बना दे तो इसके अंदर अप्रॉक्स 6 प्रोटॉन होंगे, फिर 6 न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल 6। तो यहाँ पे मतलब 1 यहाँ 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में आएंगे। लेकिन हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेंगे। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, लेकिन हमको यहाँ पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, मतलब मेरे पास 12 न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। तो एक मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10⁻24 मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये टोटल मिला क्या हो गया 12 AMU। मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। अगर वो पूछे क्या कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलेंगे आंसर देंगे 12 AMU या 12 AU। 12 U मतलब एटॉमिक मास। अब बात आता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने वैल्यू ऑफ 1 मोल कैलकुलेट किया था एक्सपेरिमेंटली 1 मोल का वैल्यू बताया था कि 1 मोल में कितने एटम्स या कोई पार्टिकल्स होगा। तो उसने वैल्यू बताया था 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब एलिमेंट्री एंटिटीज में बोलते हैं कि एटम्स को या पार्टिकल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट्री एंटिटीज बोला जाता है। अब यहाँ पार्टिकल्स लगा लो या फिर एटम्स लगा लो, बात बराबर है। कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बताता है, एक एटम का मास बताता है एटॉमिक मास, ठीक है।
मोलर मास क्या बताता है? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल पार्टिकल्स से मतलब 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या बताता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग इसको Na से भी डिनोट करते हैं। इस टोटल पार्टिकल्स के नेम को Na से हम लोग डिनोट करते हैं। और मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 अगर एटम बोले तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और वही मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये कुछ टर्म्स था जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब यहाँ पे है क्या कि बच्चे बहुत एकदम कंफ्यूज होते हैं यू और जी में। अगर मान लो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है, 16 U। हम इस साइड 16 U और 16 G। अब बच्चा को लगता है 16 U और 16 G दोनों ही बराबर है, बट उनको ये नहीं पता है कि 16 U एक एटॉमिक मास है और 16 G है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास हम ऑलरेडी बता चुके ऊपर में। एटॉमिक मास जो है हमारा एक एटम का मास बताता है, और ग्राम एटॉमिक मास क्या बताता है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन सिर्फ 1 एटम की मास के बारे में बात की जाए तो उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास दिया गया है जिसको जान लेते हैं हम लोग। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है। ये पूरा एक सीरीज़ है, एटॉमिक मास है कुछ एलिमेंट्स का। तो आप ऐसा करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे और अच्छे से आपको इसे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये पूरा उसका एटॉमिक ये मास है कुछ एलिमेंट्स का, तो आप देख लीजिए और उसको अपने नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब मोल कैलकुलेट करने वक्त एक फार्मूला का बहुत ही ज़रूरी एकदम बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। और एक फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम लोग साइड में अपना सॉल्व भी करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस एंड O एटम। मतलब कि एक O2 दिया है, O2 इस साइड इसको लिखना पड़ेगा O2, ये O2 है और एक O है। ठीक है, O2 मतलब गैस और O मतलब एक एटम, और 0.5 मोल दिया गया। तो पहले ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम हमारा सिर्फ O होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो एक फार्मूला हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि मास इन ग्राम कितना दिया है। हमको यहाँ पूछ रहा है कि मास ऑफ 0.5 मोल O2 गैस एंड O एटम निकालना है, मतलब कि मास निकालना है, मास इन ग्राम। बट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज है मास इन ग्राम और मोलर मास। मास इन ग्राम क्या हुआ कि आपने कितना वो एटम को लिया, वो हमारा हो गया। जितना एटम को आप लिए वो हमारा मास बताता है कि आपने इतना एटम 12 ग्राम एटम लिए, 13 ग्राम एटम लिए, 10 ग्राम एटम लिए, वो हमारा मास इन ग्राम बताता है। ठीक है ना,
तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 मोल दिया है तो इस साइड 0.5 मोल लिखेंगे, और ओ है तो ओ का पहले मास इन ग्राम तो पता नहीं है, तो मास इन ग्राम को मान लेते हैं x, और नीचे लिखेंगे मोलर मास। तो ऑक्सीजन एटम क्या होता है, सिंगल एटम है, ओ है सिर्फ, तो ओ का क्या है, उसका मोलर मास क्या होगा, यहाँ पे ओ में मेरा क्या है 16 होता है मास, इसका 16 एटॉमिक मास, तो 16 हो गया नीचे, तो x/16 मतलब x इधर आ जाएगा, तो 16 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया 8, मतलब कि 8 ग्राम। आपने मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपने 8 ग्राम आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिया था, जिसका टोटल मोल है 0.5 मोल। ठीक है, इन द सेम वे O2 गैस है तो वही फॉर्मूला रहेगा, बट मोलर मास में यहाँ हमारा 16 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। वहाँ 16 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 32। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आल्या हैज़ अ गैस जार containing 10 moles of NH3, while Saurya has a similar gas jar containing 10 moles of N2. Whose jar would be heavier? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आल्या के पास एक गैस जार है जिसमें वो 10 मोल ऑफ NH3 है, मतलब NH3 अमोनिया गैस जो है 10 मोल्स ऑफ अमोनिया डाला हुआ है। ठीक है ना, अमोनिया डाला हुआ है 10 मोल्स, और सौर्या का जो गैस जार है उसमें कितना डाला हुआ है, उसमें 10 मोल्स ऑफ N2 डाला हुआ है, मतलब कि नाइट्रोजन डाला गया है, नाइट्रोजन गैस। तो पूछ रहा है किसका जार हेवियर होगा, मतलब कि जो ज़्यादा मास लिया होगा उसी का जार हेवियर होगा। मतलब यहाँ पे हमको मास इन ग्राम निकाल लेंगे और वहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, वेट होगा, मतलब वो हेवियर होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले करेंगे कि NH3 मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 है, तो 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मोलर मास होगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम लोग ये मास इन ग्राम होता है तो मास इन ग्राम को x मान लेते हैं, और नीचे मोलर मास होता है तो NH3 मतलब n का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, n का 14, और उसके बाद n का 14 हो गया, और h का होता है हमारा एटॉमिक मास 1 होता है, बट यहाँ पे एटॉम कितना दिया हुआ है h का 3 दिया, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा 17। तो अब हम क्या करेंगे, इसको N70 लिख देंगे नीचे। ठीक है, 70 नीचे लिख देंगे, तो हमारा यहाँ x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 10 इंटू 70 मतलब 170 ग्राम। ठीक है, 170 ग्राम। अब बात किया जाएगा इसका सौर्य का, बात देखते हैं। तो अब बात करते हैं N2 का, सौर्य वाला, मतलब उसमें क्या है 10 मोल्स ही है, और मास इन ग्राम तो पता नहीं x है, और मोलर मास की बात किया जा रहा है तो N2 है, मतलब कि एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 होता था, 2 एटम में कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 मतलब 28 हो गया, तो 28 इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 280 ग्राम। मतलब कि सौर्य के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो क्वांटिटी पाया गया है, मतलब कि उसका जार बहुत हेवीएस्ट होगा, सौर्य का जार बहुत हेवीएस्ट होगा। और इससे ये पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। 1 मोल ऑफ इट्स ऑक्साइड्स मतलब कि 1 मोल ऑफ इट्स ऑक्साइड्स क्या बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा Al2O3, ये मेरा बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड्स।
और यहाँ पे पूछा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स में एल्युमिनियम आयन का नंबर कितना होगा और ऑक्साइड आयन का नंबर कितना होगा, और वो है 1 मोल। तो यहाँ पे हम लोग ये सपोज कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्साइड्स दिया हुआ है, मतलब 1 मोल, तो उस एल्युमिनियम ऑक्साइड्स में 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयंस की बात करें तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। हाँ, तो अब हम इसको बताना है क्या कि कितने एल्युमिनियम के आयंस होंगे और ऑक्साइड्स के आयन कितने होंगे। तो यहाँ से बताते हैं आपको 1 मोल ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, मतलब एल में 1 मोल एल्युमिनियम और 1 मोल ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे हम लोग बताएंगे एल्युमिनियम भी 1 मोल है और ऑक्सीजन भी 1 मोल है, मतलब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितने पार्टिकल्स होंगे। हम लोग ये जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में भी इतने पार्टिकल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम का कितना एटम आया, 2 आया, 2 आयन, 2 आया ना, 2 एटम हुआ, एल्युमिनियम का 2 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम की बात करा जाए तो कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। तो 2 इंटू Na बोलो या फिर सब एवोगैड्रोस नंबर बोलो या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे एल्युमिनियम के। ठीक है, एल्युमिनियम के उतने पार्टिकल्स होंगे। और इन द सेम वे ऑक्सीजन के ऑक्साइड के कितने पार्टिकल्स होंगे, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में 3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 एटम यू को यूज़ किया गया है। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, क्योंकि सबको ही 1 मोल्स दिया है। ठीक है ना, इसलिए ये इजीली निकल गया है। अब एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना लिया गया है, 0.051 ग्राम, और उसमें पूछ रहा है कि एल्युमिनियम आयंस के कितने नंबर, ऑक्साइड आयंस के कितने नंबर है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स बराबर क्या हो जाता है, मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम 0.051 बाई इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा, Al2O3 का हमारा मोलर मास क्या होगा। तो एल्युमिनियम का कितने हमारा एल्युमिनियम का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का 27, तो 27 इंटू 2 क्या हो गया, 54, एल्युमिनियम का 54 हो गया एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन के होते हैं 16, मतलब 16 टू 3 48, दोनों को जोड़ने पे 102 हो जाएगा, मतलब कि मॉलिक्यूल मोलर मास कितना हो जाएगा, 102। यहाँ 102 लिख लेते हैं, इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 3 जीरो डालना होगा, मतलब ये कट जाएगा, तो ये 2000, मतलब कि 1/2000 इसका मोल्स होगा। ठीक है, ठीक है, इतना इसका मोल्स होगा। अब क्या है, इतना मोल्स है, तो इस मोल्स को निकालने के लिए हमें क्या पता, अब क्या करना है, मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इतने मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.0, एक मिनट, तो अब क्या है 1/2000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, मतलब 2 गुना हो जाएगा, 2 एटम है, एल्युमिनियम Al2O3 है ना, Al2O3, मतलब उसके पार्टिकल्स दुगुने हो जाएंगे, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पूरा एल्युमिनियम का ये आयंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे हम ऑक्साइड के भी आयंस निकाल सकेंगे इसी तरीके से। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले क्या करना है, हमको मोल्स निकालना पड़ेगा, जितना मोल्स होगा तब तो उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला था ना, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर इनटू मोल्स।
तो जितने पार्टिकल्स अगर निकालना है तो हमको पहले मोल्स फाइंड करना होगा, तब तो हम मोल्स इनटू करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 ml ऑफ वाटर दिया है, लेकिन हमको इतना पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml में 1 g, मतलब कि हम 1 ml को 1 ग्राम लिख सकते हैं। मतलब कि मास इन ग्राम ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम। और वाटर का मोलर मास क्या होगा, H2O है। तो यहाँ पे H का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि H का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे 2 एटम है, तो 1 इंटू 2 मतलब 2। और ऑक्सीजन यहाँ पे एटम 1 है, तो 1 का 16 का ऑक्सीजन का हो जाता है 16, तो 16 प्लस 2 क्या हो गया, 18 हो गया इसका मोलर मास। तो 1/18 क्या हो गया, इसका मोल हो गया। 1/18 इसका मोल हो गया। और हमको निकालना है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, 1/18 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो इसका आंसर आएगा वो इसका मॉलिक्यूल्स होगा, सिंपल। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है। अब हम मूव करते हैं कि गैसेस की ओर, या फिर ये पे सपोज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोर टू नो, मतलब कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये सब वैलिड है, STP पे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया जाता है और स्टैंडर्ड प्रेशर दिया जाता है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी गैस के 1 मोल से जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा, जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मतलब कि कोई गैस है जो कि 1 मोल है, 1 मोल से जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है उसको हम लोग बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। और इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं 22.4 liters is equals contains 22.4 liters of any gas contains 6.0222 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये इजीली आप लोग से बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP बाय 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हम लोगों को बोला है वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई होगा। तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालेंगे और उतना ही मोल्स को क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन लोगों को पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। तो हम लोग 64 ग्राम दिया हुआ है, मतलब कि 64 ग्राम इसका मास इन ग्राम है। और ऑक्सीजन गैस है मतलब O2 है, ऑक्सीजन एटम मतलब वो होता है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास क्या था, 16 था। यहाँ पे से क्या हो जाएगा, मोलर मास 16 × 2 32 इसका हो जाएगा एटॉमिक मास। मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास 32। मतलब कि हमारा मोल्स कितने हो गए, 2 मोल्स है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि अब बताया गया है इट्स वैल्यू इज़ 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल ऑफ किसी गैस से जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और 1 मोल में 22.4 लीटर पाया जाता है किसी गैस में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल में कितने लीटर पाए जाएंगे, 22.4 मतलब कि 44.8 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यही तो था क्वेश्चन। तो हम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था हमारा पूरा मूल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें और भी अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। और अगर आप लोग को और भी इसके PDFs और नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।